नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। यह क्लास होगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे स्टैटिस्टिक्स के, जो कि एडवांस लेवल्स बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल के स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में काम आ सकता है, जैसे नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई पीजीटी या फिर जहाँ पे भी आप वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है वह बेसिक से एडवांस, इसके लिए आपको यह इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि द मीडियन ऑफ द डेटा सेट, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका मीडियन से रिलेटेड है कि ये जो मीडियन का क्वेश्चन होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन निकालने का जो पहले तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि द मीडियन ऑफ द डेटा सेट 25, 2, 8, 10, 5, 2 है। ठीक है, अब इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर्स है उसको, है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग जैसे असेंडिंग ऑर्डर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है, फिर 2 होगा, 5 होगा, 8, 10 एंड 25। ठीक, अब ये टोटल एन कितने हो जाएंगे? टोटल एन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 है। ठीक है ना, टोटल एन कितने हैं? 6। अब इसका फार्मूला होता है मीडियन निकालने का कि n+1/2 nth टर्म। ठीक है, अब 6 + 1 करेंगे, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 3.5 टर्म। अब 3.5 मतलब थर्ड, मतलब 3.5 किस में आएगा? तीसरे और चौथे के बीच में आएगा। फिर अब इन दोनों का वैल्यू को प्लस करेंगे, मतलब 5। देखिए तीसरे नंबर पे 5 है और चौथे नंबर पे 8 है, तो 3.5 तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो 5 और 8 को ऐड करेंगे, 5 और 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.5। ठीक है ना। अब इन चारों ऑप्शन में जैसे पहला है आपका 6 है, ठीक है, दूसरा है ऑप्शन आपका 7, 8, तो अब इसमें से 6 और 7 में से कोई भी आंसर सही हो सकता है, जो कि एग्जाम में जैसा भी रहेगा जिस पे डिपेंड। एग्जैक्ट में इसका आंसर आएगा 6.5 आएगा। ठीक है ना, बस ये जानिए कि एग्जैक्ट आंसर 6.5 रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है कि द मीडियन इज ए बेटर मेजर ऑफ द मीन फॉर विच टाइप ऑफ द डेटा। कह रहा है कि किस डेटा में जो हमारा मीन होता है मीडियन किस में होता है, सबसे बेटर होता है, किस टाइप के। यहाँ पे जो दिया है ना कि पॉजिटिव स्कीम में होता है, सिमेट्रिक में होता है या फिर निगेटिव स्कीम में होता है। ठीक है ना, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो स्क्यूब डेटा होते हैं ना, जो स्क्यूब डेटा होते हैं वहाँ पे मीडियन क्या होता है? हाई होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना, जो स्क्यूब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव डेटा हो, जहाँ पे स्क्यूब डेटा रहेगा वहाँ पे मीडियन क्या रहेगा? हाई रहेगा, बेटर रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन कि विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, है ना। कह रहा है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा अफेक्ट करे उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो जो हमारा एक्सट्रीम वैल्यू होती है दोस्तों, आपको बता दें कि वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, तो उस किसका होता है? मीन का होता है। ठीक है ना, किसका होता है? मीन का होता है ना। एक्सट्रीम वैल्यू की जब बात करेगा अफेक्टेड होते हैं जहाँ पे हम लोग सारे डेटा को कंसीडर करते हैं, चाहे वो छोटा वैल्यू हो चाहे लॉन्ग वैल्यू, सभी को ऐड करके उसका एवरेज निकालते हैं, तो मीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सट्रीम वैल्यू की बात करेंगे तो हम लोग उसको मीन, अब जैसे यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया, द मीन इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द डेटा सेट, है ना, फोर्थ क्वेश्चन आपका बता रहा है कि द डेटा सेट इज ए 3, 7, 5, 13, 20, 23, 39, 23, 40, 23 एंड 14, 12, 56, 23 एंड 20। अब इसमें मोड आपको निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले तो मोड आपको बता दी कि यह इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं? जेड से हम लोग क्या करते हैं? मोड को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जेड से हम लोग क्या करते हैं? मोड को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो भी डेटा होगा इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर के हिसाब से उसको लिख देते हैं, है ना। और जिसका सबसे ज़्यादा टाइम, है ना, जो नंबर ज़्यादा बार आया होगा वो आंसर सही होगा। जैसे इसको अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 लिखेंगे, है ना। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हूँ, तो जिससे आपको इससे टाइम लगेगा ना इसमें खोजने में, तो मैं सॉल्व किया हुआ आपके सामने ला रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा जाएगा 3, 5, 7, 12, 13, 14,
20 और 23 23 23 23, ठीक है ना, 4 बार है। फिर है 29 है, 39 है, 40 है एंड 56 है। तो अब इसमें बताइए कि कौन ऐसा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है। तो 23 4 बार आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 23, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि मोड इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी आई है, ठीक है ना, मतलब वो 4 बार वैल्यू आया है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि इफ कांस्टेंट इज एडेड टू एवरी वैल्यू ऑफ द डेटा सेट व्हाट विल बी द हैपन टू द मीन। एक चीज़ और आपको बता दें, क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ेंगे, आंसर भी एकदम आराम से पढ़ाएंगे। आपको लग रहा है कि बहुत धीमा है तो आप 1.25 1.5 या 2 पे करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि इफ द कांस्टेंट इज एडेड एवरी वैल्यू ऑफ द डेटा सेट व्हाट विल बी हैपन टू द मीन। अब ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऐड करते हैं हर एक वैल्यू में, ठीक है ना, जैसे मान लो 3 है 5 है 7 है 8 है, ठीक है ना। अब कह रहा है इनमें कुछ हम अमाउंट ऐड करते जाते हैं, ठीक है ना, कुछ और कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो सिंपल सी बात क्या होगा कि वो मीन हमारा क्या होगा उसके हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इट विल बी इंक्रीज बाय दी कांस्टेंट, है ना, वो क्या हो जाएगा, जितना कांस्टेंट के हिसाब से हम लोग ऐड करेंगे वो क्या रहेगा, उसकी वैल्यू आगे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कि इफ ईच स्कोर इन डेटा सेट इज मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट, है ना, द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। अब कह रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा कांस्टेंट होगा एब्सोल्यूट वैल्यू उसके हिसाब से वो भी क्या रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए वो भी दिया है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंजेज इन ओरिजिन बट इज डिपेंड ऑन द चेंज ऑफ द स्केल इफ ईच स्कोर इन ए डेटा सेट इन द मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी मल्टीप्लाई बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज द ओनली वन that can have more than one value in the given data set, है ना। तो इसमें 7 नंबर आपको बताना है कि अब कह रहा है कि जहाँ पे हम लोग उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, पहले तो मीन मीडियन मोड जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि सेंट्रल टेंडेंसी में कह रहा है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा डेटा को हम लोग कंसीडर करके उसका आंसर निकालते हैं, जो सेट निकालते हैं, जैसे हमने अभी मोड में देखा कि 23 सबसे ज़्यादा जिसका आया था वो आंसर सही था, तो क्या हो जाएगा, मोड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज, है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, जो कि स्क्वायर डेविएशन होता है हर एक डेविएशन का हमेशा क्या होता है, वो मिनिमम रहेगा, ठीक है ना। इसका करने मतलब क्या है, पहले तो डेविएशन क्या होता है कि जैसे हमने जितने सारे वैल्यू दिए रहते हैं उसको ऐड करके डिवाइड करते हो तो मीन निकलता है, फिर उस मीन से डेविएशन निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 है 7 है ना, 5 है 7 है 8 है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि इस हमारा मीन आ गया यहाँ पे 6 आ गया ना, सपोज करते हैं हमारा मीन कितना हो जाएगा, 5 7 हो गया ना, इसमें 1 देंगे, अब इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 8 20, है ना। और 3 से मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसको और ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मीन कितना आ जाएगा, 4 से अगर डिवाइड करेंगे 27 को तो 7 5 12 8 20 27, है ना। 27 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं 27 डिवाइडेड बाई 4 तो आ जाएगा 6.75, ठीक है ना। अब कह रहा है 6.75 से ये जो वैल्यू होगी ना, 6.75 से जो हमारी वैल्यू होगी कितना डिफरेंस, जैसे 5 माइनस 6.5 करेंगे तो कितना आएगा, 0.175 आएगा, फिर 7 माइनस ऐसे करके,
तो अब कह रहा है कि जो मीन से हम डेविएशन लेते हैं सबका ना, जो मीन के बाद उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होती है। अगर हम कोई रैंडमली 5 ले ले, 7 ले ले, है ना, फिर उससे डेविएशन निकाले तो इन सब का जो भी वैल्यू आएगा मीन के कंपेरिजन में हमेशा ज़्यादा रहेगा। इसका कहने मतलब मीन से अगर हम जो डेविएशन निकालते हैं वो हमेशा मिनिमम रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 8 का आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 9 नंबर। अब यहाँ पे 9 नंबर बता रहा है कि द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर ऑफ 2 and 6, है ना। तो हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि 2 और 6 का हार्मोनिक मीन आपको निकालना है। तो इसमें करते क्या है कि जो भी कितने नंबर हैं 1 2, तो 2 ऊपर लिख लेंगे, है ना। 2 और 6 मतलब 2 वेरिएबल है। फिर इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे 2, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 2 डिवाइडेड बाई 12, इट मीन्स 2/8/12। और आगे फर्दर इसको सॉल्व करोगे 2 × 12/8, है ना। तो 2 1 जा 1, 2 4 जा, आंसर आएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा हार्मोनिक मीन। ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए 10 नंबर देखेंगे कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा सेट इज ग्रेटर देन द जियोमेट्रिक मीन, है ना। जियोमेट्रिक मीन अब इस केस में करा कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा सेट इज ग्रेटर देन, करा कि अरिथमेटिक मीन का जो आंसर आएगा जियोमेट्रिक मीन्स के कंपेरिजन में ज़्यादा रहेगा। किस सेट में? द डेटा सेट इंक्रीजिंग, द डेटा सेट इज डिक्रीजिंग, है ना। द डेटा सेट कांस्टेंट नेगेटिव नंबर्स, द डेटा सेट कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर। अगर वो पॉजिटिव नंबर रहेगा तो आंसर क्या रहेगा? अरिथमेटिक मीन हमेशा क्या रहेगा? ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए डी का वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन द इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन, है ना। हमेशा जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होगी उससे क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, है ना। आप कहोगे सर एक्सट्रीम वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ा था तो मीन के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे बोला था सभी का ये एक्सट्रीम वैल्यू जो लेते हैं ना। यहाँ पे बात कर रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यू मतलब अफेक्टेड होता है डिस्पर्सन से जो रेंज होता है, क्योंकि रेंज में भी हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम से रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू मतलब सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन में किसकी एक्सट्रीम वैल्यू होती है? रेंज की होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। अब देखिए कि द रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट, सो इट इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर देखेंगे। इफ ऑल द स्कोर इन अ डेटा सेट आर द आइडेंटिकल द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। अब कह रहा है कि जितने सारे डेटा सेट में सभी आइडेंटिकल होंगे, सभी इक्वल होंगे ना, उसका जो डेविएशन होंगे वो सेम होंगे, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इफ ऑल स्कोर आर आइडेंटिकल देयर इज नो डिस्पर्सन देयरफॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर आंसर ध्यान से देखेंगे सभी लोग। व्हाट डज हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट, है ना। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग क्या इंडिकेट करता है? द डेटा पॉइंट आर जनरली क्लोज टू द मीन। नहीं कह रहा कि जो डेटा पॉइंट रहेगा वो मीन के क्लोज रहेगा, नहीं। द डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड आउट ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ द वैल्यू, है ना। मतलब हाई स्टैंडर्ड के लिए क्या करेगा कि जो हमारा डेटा पॉइंट से उसका डेविएशन होगा अगर लार्ज रहेगा तब जाके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हाई डिनोट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 13 का आंसर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ए हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट दैट द डेटा पॉइंट आर स्प्रेड आउट ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ द वैल्यू। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखेंगे। 40 नंबर बी, द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन। ये बात तो सही है।
कह रहा है कि जो मीन होता है, मीन से हम लोग क्या करते हैं कि उसका डेविएशन लेते हैं, ठीक है ना, ये बात सही है। मीन निकालते हैं, उसके बाद मीन से हर एक जो वैल्यू का डेविएशन होता है, डिफरेंस होता है, उसको निकालते हैं। ये मतलब पहला तो सही है। सेकेंड बता रहा है कि इफ ऑल डेटा पॉइंट इन ए सेट आर एडेड बाय द कांस्टेंट, ध्यान रखना एडेड बाय द कांस्टेंट बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता तब जाके आंसर ए सेकेंड सही होता। एडेड करेंगे तो एडेड नहीं होगा, फिर वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब सेकेंड तो आपका गलत है। थर्ड, द स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी नेवर निगेटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी निगेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते अगर 5 है ना, 6 और 7 है, तो इसका मीन कितना आएगा? 6 आएगा। अब मान लीजिए 5 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। फिर 6 - 6 करेंगे 0 आएगा, है ना। 7 - 6 करेंगे 1 आएगा। तो इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का करते हैं स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का 0, 1 का करेंगे 1। मतलब निगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, बट उसका स्क्वायर कर देने से निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इस रीजन से कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन निगेटिव नहीं होगा। इसका कहने मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आंसर आपका सही है, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर देखेंगे ध्यान से। 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द डिस्पर्सन इज डायमेंशन लेस, है ना। देखो डायमेंशन लेस की जब हम लोग बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, कोफिशिएंट वेरिएशन डायमेंशन लेस होते हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा कुछ चीज़ें रटना भी होगा, कुछ चीज़ें याद भी करना होगा कि कोफिशिएंट जो वेरिएशन होते हैं, अक्सर वेरिएंस क्या होता है, कोफिशिएंट वेरिएंस क्या होता है, ये डिटेल लेक्चर की क्लासेस में आपको समझाया जाता है। यहाँ पे आप बस इतना समझिए कि डिस्पर्सन, यहाँ पे डायमेंशन लेस की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आंसर रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ द डिस्पर्सन दैट इज ए डायमेंशन लेस, है ना। रिलेटिव होता है इसलिए उसमें कोई डायमेंशन हम लोग यूज नहीं करते हैं। इट एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड डेविएशन एज पर द परसेंटेज ऑफ द मीन, जैसा उसका मीन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, 60 नंबर देखेंगे ध्यान से। व्हाट डज ए पॉजिटिव स्क्यू इंडिकेट, है ना। पॉजिटिव इंडिकेट हम लोग पॉजिटिव स्क्यू में क्या करते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए लॉन्ग लेफ्ट, है ना। कह रहा है कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा रहेगा, नहीं हो तो निगेटिव में रहता है ना। नॉर्मल में तो कोई स्क्यू ही नहीं होता है, सिंपल बात। तो बचा क्या तुम्हारा? राइट में ना, लॉन्ग में किधर जा रहा है? राइट वाले साइड में ना, मतलब पॉजिटिवली इस केस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? द डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्ग टेल, मतलब कि जो आपका राइट साइड जा रहा है ना। मतलब पॉजिटिव स्क्यू में क्या होता है, जो टेल मतलब जिसकी तरफ झुकाव रहेगा वो राइट साइड में रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी क्या था? बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो सभी को पता है पॉजिटिव स्क्यू में क्या होता है। पॉजिटिव स्क्यू में जहाँ पे मीन, है ना, पॉजिटिव स्क्यू में क्या होता है कि जहाँ पे मीन मोर देन मीडियन, मोर देन मोड होता है, उसको हम लोग पॉजिटिव स्क्यू बोलते हैं। इट मीन्स मीन होता है मोर देन किससे? मीडियन से, फिर मीडियन मोर देन किससे होता है? मोड से, ठीक है ना। अब इससे मत आप सोच लेना कि ये सबसे बड़ा है तो ये हो गया, नहीं है ना, इसके हिसाब से नहीं निकलता। ये गलती मत कर लेना, आपका ये चीज़ है, ठीक है ना। मतलब मीन मोर देन मीडियन, मीडियन मोर देन मोड रहेगा, मतलब पहला ही आंसर सही रहेगा। 17 का ए सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए 80 नंबर देखेंगे ध्यान से। 80 नंबर देखेंगे। अब देखिए व्हाट डज द कुर्टोसिस मेजर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पहले तो कुर्टोसिस 3 टाइप के होते हैं। कुर्टोसिस जो ध्यान रखेंगे, एक होता है पॉजिटिव कुर्टोसिस, एक होगा आपका नेगेटिव कुर्टोसिस और एक होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं लेप्टोकुर्टिक, है ना, और नॉर्मल को बोलेंगे मीसोकुर्टिक और नेगेटिव को बोलेंगे प्लेटिकुर्टिक, ठीक है ना। अब इसका जो वैल्यू होता है आप ध्यान रखिएगा कि जो लेप्टोकुर्टिक होता है, लेप्टोकुर्टिक की वैल्यू हमेशा, मतलब इसको के से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू मोर देन 3 होती है। लेप्टोकुर्टिक की वैल्यू क्या रहेगा, ये चीज़ें बस याद करने के लिए आगे क्वेश्चन में है, ठीक है। और निगेटिव का क्या रहेगा? लेस देन 3 रहेगा, और इसका क्या रहेगा? के इक्वल टू 0 रहेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो अब आपको बताना है कि व्हाट डज कुर्टोसिस
मेजर इन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो 18 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जहाँ पे टेल्डनेस है ना, जहाँ पे पॉजिटिव किस में, जहाँ पे टेल्डनेस मतलब ज़्यादा रहेगा पॉजिटिव है ना, ये चीज़ है ना, लेप्टिक कुटोसिस जहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो उसका क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। व्हाट डज कुटोसिस मेजर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जहाँ पे डेटा फ्लैटर्स होते हैं, टेल्डनेस होते हैं, उसका निकालते हैं। तो ये चीज़ें बस ध्यान रखिएगा कि कुटोसिस में हम लोग टेल्डनेस को पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए कुटोसिस इज ए मेजर ऑफ द टेल्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। टेल्डनेस इज ए हाउ ऑफन outliers occurs. Excess कुटोसिस इज द टेल्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए 19 नंबर देखेंगे ध्यान से। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है ना। 19 नंबर में वो चीज़ें आ ही गया ना, जो अभी ऊपर हमने आपको बताया था वही चीज़ें इसमें क्वेश्चन आ गया कि लेप्टोकुटिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके ऑलरेडी रखे हुए हैं कि लेप्टोकुटिक का मतलब होगा कि जिसकी वैल्यू, मतलब दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज द कुटोसिस वैल्यू ग्रेटर देन 3, है ना। तो लेप्टोकुटिक मतलब पहले का थर्ड हो जाएगा, और प्लेटिक का मतलब हो जाएगा, मीसो मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल 3 रहेगा, मतलब यहाँ पे 3 का 2 हो जाएगा। फिर तब सेकेंड का क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब पहले का थर्ड, सेकेंड का 1 नहीं, हाँ सेकेंड का 1 और थर्ड का 2, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ए मैथमेटिकल प्रॉपर्टी अब स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कह रहा है इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फीचर्स दिए गए हैं, तो आपको इसमें से करेक्ट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज जीरो व्हेन दैट देयर इज नो वेरिएंस, है ना। कह रहा है कि डेटा सेट में अगर कोई वेरिएंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, जैसे मान लीजिए सारा डेटा 6 है, तो इसका अगर एवरेज भी 6 आएगा तो 6 - 6 क्या करोगे, 0 आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। आगे बता रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज एज द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड डेटा सेट इंक्रीज। सिंपल सी बात है, अगर हमारा जो डेटा सेट्स में उसमें वेरिएबल होंगे, चेंजेस होंगे, अगर वो ज़्यादा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या रहेगा, ज़्यादा आएगा, मतलब बी भी पॉइंट सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। सही बात है, हम लोग क्या करते हैं उसका स्क्वायर निकालते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 देखेंगे ध्यान से। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। अब ध्यान रखिएगा, जो अगर हम लोग कोफिशिएंट कोरिलेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो जो पॉइंट निगेटिव में ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा ना, मतलब -0.9 यहाँ पे आंसर सही रहेगा, ठीक है। चलिए 20 है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन इंडिकेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप इसमें है, ठीक है ना। 22 देखेंगे ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। अब ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिशियन ने अपना क्या किया है कि फार्मूला दिया है, जैसे कार्ल पियर्सन ने फार्मूला दिया है, स्पियर रैंक ने फार्मूला दिया है, केंडाल टाउन ने भी फार्मूला दिया है, बट ऐसा कुछ एलुअर का कोई फार्मूला नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लिखा है ना कि नॉट मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, है ना, मतलब इन 4 में से किन्होंने अपना मेथड नहीं दिया है, तो डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 23 देखेंगे ध्यान से। इन ए स्कैटर प्लॉट व्हाट डज डाउनवर्ड स्लोपिंग पैटर्न सजेस्ट, है ना। तो जब हम लोग डाउनवर्ड की बात करेंगे, डाउनवर्ड के लिए, तो निगेटिव कोरिलेशन रहेगा, ठीक है। किस में देखेंगे हम लोग, निगेटिव कोरिलेशन में, डाउनवर्ड स्लोपिंग की बात करेंगे तो। व्हाट डज द कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर। अब कोफिशिएंट कोरिलेशन के लिए क्या पॉइंट ध्यान रखना होता है, तो कॉज बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, वेरिएंस एंड सिंगल वेरिएंस, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ध्यान रखिएगा, उसका स्ट्रेंथ देखते हैं
और डायरेक्शन देखते हैं कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट में उसके स्ट्रेंथ और डायरेक्शन की बात करता है। इट मीन्स 24 का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द कोरिलेशन इज मेजर्ड बाय द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। देखो ये चीज़ें याद करने वाली बात है कि स्पेयरमैन रैंक का कोरिलेशन हम लोग कब निकालते हैं, जब मोनोटोनिक कोरिलेशन होते हैं, ठीक है ना। मतलब इस टाइप का जो कोरिलेशन या तो एक जैसे मतलब एक सिंगुलर में हो, है ना, मतलब आसपास जो डेटा रहते हैं ना इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं नॉन मोनोटिक में मोनोटोनिक रहेगा, उसी का हम लोग स्पेयरमैन रैंक से निकाल सकते हैं। 26 देखेंगे। चलिए 26 ध्यान से देखेंगे। What does the R स्क्वायर्ड रिप्रेजेंट इन द रिग्रेशन एनालिसिस। अब कह रहा है कि रिग्रेशन एनालिसिस जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कोरिलेशन होता है उसी तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस होता है ना, जहाँ पे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की बात करता है ना, इस तरीके से जो वैल्यू निकालते हैं कोरिलेशन में। द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज द प्रिडिक्टेबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसमें एक डेटा क्या रहेगा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा ना, जैसे बारिश होगी तो अच्छा फसल होगा, ये क्या होता है एक दूसरे का रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं। तो वही चीज़ है, एक वेरिएबल क्या रहेगा डिपेंडेंट रहेगा दूसरे के इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 26 का आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 27 देखेंगे। 27 ध्यान रखेंगे। What does the positive coefficient in regression model indicate, है ना। तो पॉजिटिव में रहेगा तो क्या रहेगा, एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज द डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज, है ना। ऐसा नहीं होता, इंडिपेंडेबल अगर इंक्रीज होगा तो डिपेंडेंट भी क्या रहेगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज देन डिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो इंक्रीज। आंसर क्या हो जाएगा, मतलब जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी वेरिएबल अपने आप बढ़ेगा, ये होता है, ठीक है ना। कोरिलेशन में हम लोग देखते हैं कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरसेप्ट इन द रिग्रेशन मॉडल, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि रिग्रेशन मॉडल में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दी जीरो, ठीक है, ये तो सही है। तो आंसर आपका पहला तो करेक्ट है। इट इज द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, नहीं, इट इज द कोरिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ना। 28 का आंसर क्या है, 28 का आंसर ए हो जाएगा, जहाँ पे उसका जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जीरो होते हैं वहीं पे इंटरसेप्ट रिग्रेशन करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 29 देखेंगे। What does the slope in linear regression model represent, है ना। लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए 1 यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही है। लीनियर रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक वेरिएबल चेंज होगा दूसरा उसके बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 29 का ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 का देखेंगे, 30 नंबर का कि मैच द कोरिलेशन लिस्ट, मतलब 2 दिया उसमें मैच कराना है। तो आपको बता दें कि स्पेयरमैन रैंक का ये है, ठीक है ना, कार्ल पियर्सन का ये, इनका बी है। तो मतलब पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो तीसरे का ए, तो मतलब पहला ही सही, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, तो पहला ही सही हो जाएगा। ये फार्मूला है, तो फार्मूला आपको बस मैच कराना था। 30 नंबर देखेंगे ध्यान से। What is the standard error of the estimate the regression, कह रहा है कि जब हम रिग्रेशन को एस्टिमेट करते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड एरर होते हैं उस कौन से होते हैं। तो इट मेजर द स्प्रेड ऑफ द रेजिडुअल अराउंड द
रिग्रेशन लाइन, है ना, मतलब जो रिग्रेशन लाइन होते हैं उसी के जो आसपास होते हैं उन्हीं को हम लोग बस ध्यान रखते हैं। मतलब पहला तो आपका सही है, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो देखते हैं, ठीक है। इट मेजर द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, नहीं, स्लोप नहीं देखते हैं। इट मेजर द कोरिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट, नहीं, तो कोरिलेशन हम लोग नहीं देखते, रिग्रेशन देखते हैं। तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उसके जो अराउंड होते हैं उसी के आसपास उसी के डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। 32 देखेंगे, व्हाट इज द इक्वेशन बेस्ट फिटेड लाइन इन द लीनियर रिग्रेशन, तो वही है, आपको पहले ऊपर भी बताया था, वाई इज इक्वल टू, वाई मतलब जो वैल्यू निकालना होगा फ्यूचर का, ए प्लस बी एक्स, इसी फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। ये चीज़ें आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब रिग्रेशन का जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास देखोगे तो उसमें आपको सारी डिटेल में बताई गई चीज़ें, ठीक है ना। चलो 33 देखेंगे ध्यान से। 33 बता रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इफ वन देम इज ग्रेटर देन वन, तो जब एक ग्रेटर देन वन होगा तो दूसरा क्या होगा, लेस देन वन होगा, ठीक है ना। जब एक ग्रेटर देन वन होगा तो दूसरा हमेशा क्या रहेगा, उसकी वैल्यू लेस देन वन रहेगी, ठीक है। 34 ध्यान से देखेंगे। 34 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो जो साइन होगा ना तो दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, हमेशा क्या रहेगा, दोनों साइन हमेशा रिलेशनशिप में, मतलब जो साइन होंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट, ध्यान रखना रिग्रेशन की बस बात नहीं कर रहा, रिग्रेशन में तो अपोजिट हो सकता है, लेकिन कोफिशिएंट की जब बात करेंगे तो हमेशा साइन क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बी एक्स वाई इज पॉजिटिव देन बी वाई एक्स आल्सो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 35 देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। 35 क्या बता रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अरिथमेटिक मीन एंड बोथ रिग्रेशन, तो जो आपका अरिथमेटिक मीन होगा ना और जो कोफिशिएंट निकालेंगे हम लोग रिग्रेशन का और कोरिलेशन का, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन हमारा ज़्यादा रहेगा ना, अरिथमेटिक मीन इज द ग्रेटर देन द इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए 36 देखेंगे। 36 है कि व्हाट डज द यूनियन ऑफ द टू इवेंट रिप्रेजेंट इन प्रोबेबिलिटी थियरी, अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी थियरी से रिलेटेड है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट होता है कि द इवेंट द आइदर ऑफ द टू इवेंट ऑकर्स, सिंपल सी बात है कि दो इवेंट ऑकर्स होते हैं, ठीक है ना। द इवेंट ऑफ द बोथ इवेंट्स ऑकर, द इवेंट दैट द नाइदर ऑफ द टू इवेंट्स द इवेंट, यही होगा पहला है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, जैसे डाइस होता है, एक बार हम थ्रो करेंगे तो कोई एक ही वैल्यू आएगी, फिर दूसरी बार थ्रो करेंगे उसकी वैल्यू आएगी, अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कितना बार आने को अलग मैटर है। तो आंसर आपका 36 का ए सही हो जाएगा कि दो इवेंट में से कोई एक ही इवेंट ऑकर्स होगा, ठीक है। 37 देखेंगे ध्यान से। व्हाट डज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू इवेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी थियरी, है ना। तो 37 में आपका क्या हो जाएगा कि इंटरसेक्शन की जब बात करेंगे तो द इवेंट आइदर ऑफ द टू इवेंट नहीं, वो तो नॉर्मल के केस में करते हैं। द इवेंट ऑफ द बोथ इवेंट ऑकर, मतलब दोनों इवेंट क्या रहेंगे, ऑकर होंगे, तो इंटरसेक्शन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा। थर्टी 38 देखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करेंगे तो सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जितने सारे उसकी डेटा होते हैं उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं और उसमें से एक बार, जैसे मान लो हेड हो गया, अगर हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो टोटल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 है, और एक बार वो आने के चांस क्या है, या तो हेड या टेल 1/2 होगा। तो इस तरीके से करा कि हम लोग क्या करते हैं, जितने सारे इंडिविजुअल्स आने के चांसेस होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 38 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 39 देखेंगे, इफ टू इवेंट आर इंडिपेंडेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अकर्स, है ना। अब कह रहा है कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, सिंपल सी बात है, उनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे,
तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए डाई इज ए रोल्ड ट्वाइस, है ना, कह रहा है कि एक डाई को हम लोग 2 बार ऐसे फेंकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाई 7, कह रहा है मतलब जो नंबर आने के चांस रहेगा उन दोनों को ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसका सोल्यूशन ही आपको दिखा देते डायरेक्टली, बता दें आपको कि पहले तो जो डाइस होता है उसको जब हम फेंकेंगे 2 बार तो 1 और 6 आएगा। ठीक, या तो 2 और 5, या तो 3 और 4, है ना, या 4 और 3, या 5 और 2, इस तरीके से उसका टोटल चांस बनता है 6/36, इट मीन 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले का 1/6 हो जाएगा, मतलब टोटल 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 देखेंगे। ए बैग कंटेन 4 रेड 5 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, 3 balls आर द ड्रॉन एट द रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बिना रिप्लेसमेंट का ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन, अब कह रहा है कि ग्रीन आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब कह रहा है कि जो रेड है हमारा 4 है, तो अगर हम पहली बार करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, पहली बार करने का उसकी जो वैल्यू जाएगी 1/15, टोटल कितना आएगा 5 4 9 6 15। ठीक है ना, तो इसका टोटल हो जाएगा 1/15। ठीक है, 1/15 इंटू फिर क्या, नहीं सॉरी 4 है ना, 4/15, फिर 5/14, फिर 6/13, इस तरीके से। ठीक है, बिना रिप्लेसमेंट किए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है, फिर 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है, तो 4/91 है ना, 4/91। अब इसमें से कोई नहीं दिया है आंसर। ठीक है ना, तो 4/91 आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा 4/91, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, वही है ना, देखो 6/15, 5/14 और 4/13, तो जब मैंने उल्टा कर दिया था इसे 4/5 और 6/, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रोल्ड इज ए प्राइम नंबर, है ना। तो सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, आपको प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि 1 2 और 5, है ना। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 3/6 हो जाएगा, मतलब इट मीन्स 1/2, है ना। टोटल 6 ही होते हैं एक डाइस में ना, तो प्राइम नंबर आने का चांस क्या हो जाएगा, जैसे 1 आएगा या तो 2 या तो 5 आएगा एक बार में। ठीक है, तो तीनों प्राइम नंबर को तीन पॉसिबिलिटी कितना है 3/, मतलब 6 में से 3 बार, मतलब आधा चांस है कि आने का, तो 3/6 करेंगे मतलब 1/2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कराए, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक फॉर 56 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज हार्ट और डायमंड, है ना। आपको बता दें कि जो 52 कार्ड होते हैं उसमें 13 हार्ट होता है और 13 डायमंड होता है, प्लस करेंगे। ठीक है, टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 26/52, इट मीन्स 1/2, तो कितना चांस है आने को 1/2, है ना। कह रहा है कि 52 कार्ड में से हम कोई कार्ड को रैंडमली पिक करेंगे, या तो हार्ट आना चाहिए तो डायमंड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपल सी बात है कि हार्ट और डायमंड दोनों ऐड करेंगे तो 26 होते हैं, और 52 कार्ड में से 26 में से आने का चांस क्या होगा 1/2। 44 देखेंगे, इन ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 4, तो वेरिएंस, जब मीन 4 है तो वेरिएंस भी उसका सेम रहता है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और उसका वेरिएंस सेम रहता है। ठीक, चलिए 4-5 क्वेश्चन और है। इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द नंबर ऑफ द ट्रायल्स इज ए लार्ज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इज स्मॉल, विच डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जहाँ पे लार्ज नंबर होते हैं
और बट सक्सेस होने का चांस कम होता है, तो उसको हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसका तो फार्मूला आपको याद कर लेना है। इन ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ द एवरेज रेट कितना है 3 है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी 3 सक्सेस होने का, तो उसका ये जो फार्मूला हो जाएगा ए फैक्टोरियल रहेगा इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे 6 हो गया ना, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये फार्मूला के बेसिस पे होता है, फार्मूला इधर दिया हुआ है, आप इसी पे इसको पुटअप करोगे तो आंसर आपका आएगा। ठीक है, 47 in normal distribution what are the value of the mean and standard deviation that make it standard normal distribution, है ना। कह रहा है कि जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका 47 का, तो नॉर्मली मीन अगर 0 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा, मीन अगर 1 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन 0 आएगा, मीन अगर 1 है स्टैंडर्ड डिवीजन 1 आएगा। तो पहला ही आपका है कि अगर नॉर्मल, देखो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है ना, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए मीन इज 0 देन स्टैंडर्ड डिवीजन क्या रहेगा 1। ये चीज़ें मतलब उसके रूल्स में है। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा, व्हाट इज द की कैरेक्टर ऑफ द बाइनोमियल डायल। बाइनोमियल में क्या होता है कि ये तो रूल्स में है कि जो उसका एग्जैक्ट जो है ना, ईच ट्रायल हैज द एग्जैक्टली 2 पॉसिबल आउटकम, है ना। मतलब हर जो बाइनोमियल में क्या करते हैं कि जो हम ट्रायल करेंगे तो जो दोनों वेरिएबल होते हैं दोनों के आने के चांस इक्वल रहता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। 49 का देखेंगे, ये देखिएगा, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन approximately what the percentage of value lie within one standard deviation of the mean। अब देखिए इसका ये फार्मूला है ना, तो 68.3% अब देता है। ये चीज़ें ये मतलब ये फार्मूला में है, ये रूल्स में है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेविएशन ऑफ द मीन कितना होता है 68 होता है। ठीक है ना, 68.3 ऑफ द परसेंटेज होता है। ठीक है, तो है ना 68, 95 और 99 का रूल होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एम्पिरिकल वैल्यू निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स नंबर्स अगर हमको निकालना है ना, मतलब पैरामीटर नंबर ऑफ ट्रायल और प्रोबेबिलिटी, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एनपी निकाल देते हैं ना। अगर प्रोबेबिलिटी निकालना दोनों का तो एनपी कर देते हैं, और अगर उसको हम लोग नॉर्मली वेरिएंस निकालना होता है तो एनपी क्यू करते हैं। ठीक है ना, ओनली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा तो एनपी करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं किया क्योंकि लेक्चर में सारी चीज़ें बताई गई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, कौन सा सेक्शन का चाहिए, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।